बेटा एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है ना 12th क्लास के लिए ज्योग्राफी। और बेटा ज्योग्राफी के अंदर हमारा जो पिछला वीडियो था बेटा उसमें अधिकांशतः मैंने आपको पहले बता दिया, वो प्रश्न आपको कराए गए हैं जो लगभग आपने ऑलरेडी क्लासरूम के अंदर कर लिए थे। समझ में आ गया? ठीक है ना बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। समझाए थे, हो सकता है केवल समझाए हों, उनका आंसर मैंने आपको नहीं कराया हो, लेकिन किस कला से है ना, किस लेखन से आपको उनका आंसर सेट करना है तो वो वीडियो जो है आप उसी के संदर्भ में मान लीजिए। ठीक है बेटा, अगला समय को व्यर्थ ना करते हुए सीधा अपने अगले टॉपिक पर चलते हैं, अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न का नाम है समय के आधार पर। काई के आधार पर? समय के आधार पर। याद रखना बेटा, प्रवास के कितने प्रकार होते हैं याद रखना, लेकिन काई के आधार पर? समय के आधार पर। ठीक है ना, तो समय के आधार पर देखना बेटा ना, समय के आधार पर प्रवास के प्रकार होते हैं 3। कितने होते हैं? 3। आप सभी का ध्यान ब्लैक बोर्ड की ओर चाहूंगा बेटा, कंटिन्यू अपना फोकस ब्लैक बोर्ड की तरफ बनाए रखें। ठीक है ना, देखना बेटा, तो समय के आधार पर पहला प्रवास होता है अल्पकालिक प्रवास। कौन सा होता है बेटा? पहले समझा रहा हूं, उसके बाद मैं आपको आंसर लिखाऊंगा इसका ना, थोड़ी डेफिनेशन बता देता हूं कि अल्पकालिक प्रवास किसे कहते हैं। ठीक है ना, उसके बाद में देखना बेटा, अल्पकालिक प्रवास के बाद में आता है दीर्घकालिक प्रवास। कौन सा आता है बेटा? दीर्घकालिक प्रवास। ठीक है, तो प्रवास के 2 प्रकार तो ये आ गए समय के आधार पर, है ना। तो एक तो होता है बेटा अल्पकालिक प्रवास और एक होता है बेटा दीर्घकालिक प्रवास, और एक और तीसरा प्रकार निकालें तो बन जाता है बेटा दैनिक प्रवास। कौन सा बन जाता है? दैनिक प्रवास। ध्यान दीजिए बेटा, इसे अस्थायी प्रवास भी कहते हैं, इसे याद रखना बेटा मौसमी प्रवास भी कहते हैं या मौसमी प्रवसन भी कहते हैं, है ना। तो जो आपने पहला यहां निकाला है बेटा कौन सा? अस्थायी प्रवास। ठीक है ना, तो अस्थायी प्रवास भी कहते हैं, मौसमी प्रवास भी कहते हैं। कौन से वाले को? अल्पकालिक प्रवास को, है ना। जबकि दीर्घकालिक प्रवास जो होता है ये पूर्णतः, समझ में आ गया, ये पूर्णतः याद रखना बेटा कैसा प्रवास होता है? पूर्णतः स्थायी प्रवास होता है। समझ में आ गया। तो अल्पकालिक प्रवास तो कैसा होता है? अस्थायी और मौसमी प्रवास होता है। ठीक है, जबकि दीर्घकालिक प्रवास बराबर कैसा होता है? दीर्घकालिक प्रवास बराबर पूर्णतः स्थायी प्रवास होता है। मैं आपको बताऊंगा कि पूर्णतः स्थायी प्रवास कैसे होता है। ठीक है ना, आगे देखना बेटा कि जो दैनिक प्रवास होता है, ठीक है ना, कि जो दैनिक प्रवास होता है ये याद रखना बेटा पूर्णतः, ठीक है, ये पूर्णतः बराबर निकालना बेटा, ये पूर्णतः बराबर अस्थायी प्रवास होता है। कैसा प्रवास होता है? ये दैनिक वाला जो प्रवास है, समझ में आ गया। दैनिक प्रवास जो है पूर्णतः याद रखिएगा बेटा, दैनिक प्रवास पूर्णतः बराबर कैसा प्रवास होता है? पूर्णतः बराबर याद रखना बेटा अस्थायी प्रवास होता है। समझ में आ गया। तो केवल स्थायी प्रवास तो यहाँ कौन सा निकल कर आ रहा है? दीर्घकालिक प्रवास। बात समझ में आ गई। जबकि पूर्णतः अस्थायी प्रवास बराबर दैनिक प्रवास। ठीक है, जबकि बात करूं केवल अस्थायी की या मौसमी प्रवास की तो बराबर कौन सा बनेगा? अल्पकालिक प्रवास, है ना। अब देखिए बेटा कि अल्पकालिक प्रवास जो है इसका मतलब क्या होता है। ठीक है ना, कि अल्पकालिक प्रवास में आपको लिखना पड़ेगा बेटा कि अल्पकालिक प्रवास जो होता है, ठीक है ना, तो अल्पकालिक प्रवास को सबसे पहले तो आप ये लिखना बेटा कि इसे अस्थायी प्रवास या कहूं तो बेटा मौसमी प्रवास भी कहा जाता है। ठीक है, और इस प्रवास के अंदर, कौन से प्रवास के अंदर, है ना, अल्पकालिक प्रवास के अंदर याद रखना बेटा कोई मानव जो होता है, कोई मनुष्य जो होता है वो अपनी, याद रखना बेटा किनको, अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, समझ में आ गया, अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, याद रखना बेटा अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक स्थान से याद रखना बेटा दूसरे स्थान की ओर जाता जरूर है। समझ में आ गया। अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कहां से? एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर जाता जरूर है, लेकिन, समझ में आ गया, लेकिन वापस याद रखना बेटा, कहने का मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर जाता जरूर है, लेकिन वहां जो है यानी कि कौन से स्थान पर? गंतव्य स्थान पर। समझ में आ गया। कौन से स्थान पर बेटा? गंतव्य स्थान पर जाकर पूर्णतः ये यानी कि वहां रहना पसंद नहीं करता है, कहूं तो बेटा रहना स्टार्ट नहीं करता है। समझ में आ गया। तो केवल क्या कि अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए याद रखना, केवल याद रखना बेटा अपने मूल स्थान से गंतव्य स्थान की ओर जाता जरूर है, ठीक है, लेकिन कुछ समय के बाद। समझ में आ गया, लेकिन कुछ समय के बाद। आ गई बात? समय की बात आई कि नहीं आई? लेकिन कुछ समय के बाद यही व्यक्ति जो बेटा कहां की ओर गया हुआ है? किसी भी गंतव्य स्थान की ओर या किसी भी दूसरे स्थान की ओर गया हुआ है, समझ में आ गया, वहां से पुनः याद रखना बेटा कुछ समय के बाद याद रखना वापस अपने उसी स्थान पर लौट आता है। समझ में आ गया? बोलो, कोई दिक्कत थोड़ी है। तो ये कहलाएगा अल्पकालिक प्रवास। ठीक है ना, तो वापस कुछ समय के बाद में यही व्यक्ति याद रखना बेटा अपने कौन से स्थान से? इस वाले स्थान को मैं कह रहा हूं गंतव्य स्थान। कौन सा कह रहा हूं बेटा? गंतव्य स्थान। तो याद रखना बेटा किसके बाद? कुछ समय के बाद। ठीक है, और कुछ समय के बाद याद रखना बेटा यही मानव, ठीक है,
अपने गंतव्य स्थान से, कौन से स्थान से, अपने गंतव्य स्थान से पुनः अपने उसी मूल स्थान की ओर लौट आता है। समझ में आ गया। जैसे उदाहरण बता रहा हूं मैं आपको, है ना, जैसे याद रखना बेटा, भारत का राज्य है बिहार। कौन सा राज्य है बेटा, जैसे भारत का राज्य है बिहार, और बिहार से याद रखना बेटा कई खेतीहर मजदूर। समझ में आ गया, कौन, खेतीहर मजदूर, है ना, काई के समय, फसल की कटाई के समय। समझ में आ गया। तो बिहार से याद रखना बेटा, जब फसल की कटाई का क्या आ जाता है, मौसम आ जाता है, तो फसल की कटाई के मौसम में, समझ में आ गया, तो बिहार से फसलों की कटाई के मौसम में याद रखना बेटा कई खेतीहर मजदूर जो हैं, समझ में आ गया, कुछ समय के लिए बराबर याद रखना बेटा कैसा प्रवास करते हैं, अस्थायी प्रवास करते हैं। ये पूर्णतः कैसा प्रवास नहीं है, पूर्णतः बराबर याद रखना बेटा स्थायी प्रवास नहीं है, तो कैसा है, अस्थायी प्रवास है, मौसम के अनुसार होने वाला प्रवास है। ठीक है ना। तो बिहार से खेतीहर मजदूर जो हैं फसलों की कटाई के समय याद रखना बेटा, है ना, कुछ समय के लिए कार्य करने के लिए कौन कौन से राज्यों में पहुंच जाते हैं, पंजाब या कहूं तो बेटा जैसे हरियाणा राज्यों की ओर पहुंच जाते हैं। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई। ठीक है। तो इन मजदूरों के द्वारा होने वाला यह प्रवास जो है याद रखना बेटा, समझ में आ गया, कुछ समय के लिए कहां चले जाते हैं, पंजाब और हरियाणा की ओर चले जाते हैं। तो इन खेतीहर मजदूरों के द्वारा याद रखना बेटा ये प्रवास जो हुआ बराबर याद रखना बेटा अस्थायी प्रवास है। ठीक है। यहां से अपने कार्य को बराबर क्या करने के बाद, निपटाने के बाद ये वापस याद रखना बेटा गंतव्य स्थान से अपने कहां की ओर लौट आते हैं, अपने उसी स्थान की ओर लौट आते हैं। अल्पकालिक प्रवास कहलाता है। ठीक है बेटा। अगला देखिए दीर्घकालिक प्रवास। अब दीर्घकालिक प्रवास का मतलब क्या होता है कि दीर्घकालिक प्रवास को सबसे पहले तो आप ये बताना कि ये स्थायी और पूर्णतः कैसा होता है ना, यानी कि दीर्घकालिक प्रवास जो है पूर्णतः, इसमें कोई भागम दौड़ी नहीं होगी। समझ में आ गया। इधर से उधर जाना नहीं होगा। अगर व्यक्ति अपने स्थान से किसी गंतव्य स्थान की ओर जा रहा है तो उसी गंतव्य स्थान पर जाने के बाद में, ठीक है, यानी कि कहें तो बेटा एक परमानेंटली तरीके से, समझना, एक स्थायी तरीके से वहां रह करके अपना आवास बना करके रहना जो है, कंटिन्यूटी में, है ना, निरंतरता में रहना जो है वहां प्रारंभ कर देता है। समझ में आ गया। दीर्घकालिक प्रवास, है ना। और दीर्घकालिक प्रवास जो है पूर्णतः कैसा माना जाता है, स्थायी प्रवास माना जाता है। और दीर्घकालिक प्रवास जो है याद रखना बेटा अंतर्राष्ट्रीय, है ना, दीर्घकालिक प्रवास जो है अंतर्राष्ट्रीय एवं अंतर्राज्यीय, इन दोनों प्रकार से भी याद रखना बेटा हमें कौन सा प्रवास देखने को मिलता है, दीर्घकालिक प्रवास देखने को मिलता है। उम्मीद करता हूं बेटा आपको दीर्घकालिक प्रवास की परिभाषा भी समझ में आ गई होगी, है ना। उसके बाद में अगला है बेटा हमारा दैनिक प्रवास। ठीक है। अब दैनिक प्रवास का तो नाम ही दैनिक प्रवास है ना, कि सुबह अपने एक स्थान से जाना है, कहां की ओर, गंतव्य स्थान की ओर, या कहूं तो बेटा दूसरे स्थान की ओर, और वापस, है ना, शाम के समय में, या कहूं तो बेटा इवनिंग के टाइम। समझ में आ गया। और इवनिंग के टाइम वापस पुनः कहां की ओर आ जाते हैं, बोलो, वापस पुनः कहां की ओर आ जाते हैं, गंतव्य स्थान से वापस अपने पुनः उसी मूल स्थान या निज निवास की ओर आ जाते हैं। दैनिक प्रवास कहलाता है। समझ में आ गया। क्या कहलाता है, तो ये पूर्णतः अस्थायी प्रवास है ना, कि पूर्णतः का मतलब रुकना तो है ही नहीं है, पूर्णतः अस्थायी का मतलब सुबह गए और शाम को वापस घर, तो पूर्णतः ये याद रखना बेटा कैसा प्रवास है, ये पूर्णतः अस्थायी प्रवास है। समझ में आ गया। पूर्णतः कैसा प्रवास है बेटा, अस्थायी प्रवास है। इसमें एक चीज और ये याद रखना बेटा कि इसके अंदर, कौन से प्रवास के अंदर, है ना, दैनिक प्रवास के अंदर, ठीक है बेटा, जैसे देखना बेटा आपके मजदूर लोग होते हैं, ठीक है, इन मजदूर लोगों के द्वारा, इसके अलावा याद रखना बेटा कि बाजारों में, है ना, बाजारों में या नगरों में, है ना, ग्रामीण क्षेत्रों से लोग जो है याद रखना बेटा साग सब्जी, ठीक है बेटा, साग सब्जी, इसके अलावा दूध, ठीक है, इसके अलावा देखना बेटा कई बच्चे ऐसे हैं जो कस्बों से या गांवों से अध्ययन के लिए, और कई अध्यापक ऐसे भी हैं जो याद रखना बेटा काय के लिए, अध्यापन कार्य के लिए, है ना, कौन से कार्य के लिए, हाँ, अध्ययन के लिए बच्चे और अध्यापन कार्य के लिए जो अधिकांशतः टीचर्स लोग जो होते हैं, समझ में आ गया, जो अध्यापक लोग जो होते हैं वो भी ग्रामों से कहाँ की ओर, नगरों की ओर, समझ में आ गया, ग्रामों से नगरों की ओर जाते हैं और अपना ये कार्य जो है आप जानते हैं कितनी सी देरी का है, सुबह से शाम का ही मान लीजिए आप, समझ में आ गया। और सुबह को ये लोग जाते हैं, जैसे मजदूरी करने वाले लोग, समझ में आ गया, साग सब्जी आदि का वितरण करने वाले लोग, इसके अलावा दूध को बेचने वाले लोग, समझ में आ गया, इसके अलावा अध्ययन और अध्यापन का कार्य कराने वाले लोग जो हैं, याद रखना बेटा इनके द्वारा अधिकांशतः कौन सा प्रवास देखा जाता है, दैनिक प्रवास देखा जाता है। समझ में आ गया। और दैनिक प्रवास को याद रखना बेटा कैसा प्रवास माना जाता है, पूर्णतः अस्थायी प्रवास माना जाता है, ये कहलाता है आपका दैनिक प्रवास। तो कृपया बेटा ध्यान से देखिए एक बार दोबारा से, प्रश्न को ऊपर से ढंग से पढ़ लेना। समय के आधार पर प्रवास कितने प्रकार का होता है, ठीक है ना, तो समय के आधार पर प्रवास 3 प्रकार का होता है, ध्यान देना बेटा।
कि प्रवास जो है समय के आधार पर पहला निकालेंगे तो होता है अल्पकालिक प्रवास, ठीक है ना। और अल्पकालिक प्रवास को अस्थायी प्रवास या कहूँ तो बेटा मौसमी प्रवास भी कहा जाता है, क्लियर। जबकि दूसरे वाले प्रवास की बात करूँ बेटा समय के आधार पर, तो समय के आधार पर दूसरा प्रवास का प्रकार है, निकाल देना, दीर्घकालिक प्रवास, ठीक है। और उसके बाद में तीसरा है बेटा दैनिक प्रवास, ठीक है। इन तीनों के बारे में हम थोड़ा सा अंदर लिख लेंगे, है ना बेटा। देखना, स्क्रीनशॉट ले लेना, भले ही समझने के लिए यहाँ तक लेना चाहो तो, है ना। स्क्रीनशॉट ले लेना बेटा यहाँ तक, अगर थोड़ा सा आपको समझना है कि समय के आधार पर मोटे मोटे तौर पर प्रवास को कितने भागों में बांटा गया है, ठीक है। अब देखिए बेटा आंसर लिखना भले ही आप इसका स्टार्ट कर दीजिए, है ना, कि समय के आधार पर प्रवास को लिख देना बेटा 3 वर्गों में बांटा गया है। लिख दो भले ही, समय के आधार पर प्रवास को 3 वर्गों में बांटा गया है। मैं भी लिख रहा हूँ आपके साथ साथ, ठीक है बेटा। देखना भाई, समय के आधार पर प्रवास को 3 प्रकारों में बांटा गया है, 3 प्रकारों में बांटा गया है, जो कि निम्न है। आगे लिख देना बेटा, जो कि निम्न है, जो कि निम्न है। उतारो बेटा ए पॉइंट बराबर बना दीजिए। अल्पकालिक प्रवास, कौन सा प्रवास? अल्पकालिक प्रवास, बताया तो था मैंने आपको, अल्पकालिक प्रवास, ठीक है। तो पहले वाले प्रवास का नाम है बेटा अल्पकालिक प्रवास, अल्पकालिक प्रवास, ठीक है ना। तो देखना बेटा, हाँ बेटा, तो अल्पकालिक प्रवास के अंदर लिखना, है ना, किसके अंदर बेटा? अल्पकालिक प्रवास के अंदर। एक बार प्रश्न का आंसर समझ में आ जाता है ना, तो आपका स्टेज इतना ऊंचा है अब 12th का कि आप अपनी मनोशैली से, कैसे आ गया, अपने मनोविचारों से भी आप प्रश्न का आंसर जो है आसानी से कवर कर सकते हैं, है ना बेटा। ये कला आपके अंदर, मेरा मानना है कि ये कला आपके अंदर पाई जाती है, मेरा मानना है ना, क्योंकि आपका स्टेज, मैं आपको हाई लेवल स्टेज पे मानता हूँ। 12th क्लास लगभग विद्यालय की नाक ही होती है, समझ में आ गया। और इस स्टेज पर बालक जो है पहुंचने के बाद में प्रश्न का आंसर कैसे सॉल्व करना होता है, उसकी भाषा शैली हमें क्या लिखनी होती है, आसानी से हम बना सकते हैं, है ना। लेकिन फिर भी मैं आपको लिखा रहा हूँ बेटा, है ना, कि अल्पकालिक प्रवास का मतलब क्या होता है। ध्यान देना बेटा कि इसे अस्थायी ऑब्लिक मौसमी प्रवास, नाम ही अल्पकालिक है। अल्प का मतलब कुछ समय के लिए होता है प्रवास, बता दिया इसने खुद, नहीं मैंने कहा कि भाई भैया अल्पकालिक, खुद ही यूँ कह रहा है कि मैं खुद ही परिभाषा बता रहा हूँ, अल्पकालिक, अल्प समय के लिए होने वाला प्रवास, समझ में आ गया। तो इसे अस्थायी या मौसमी प्रवास कहा जाता है। इसे याद रखना बेटा, क्या कहा जाता है? इसे अस्थायी या मौसमी प्रवास कहा जाता है। आगे लेंगे बेटा, इस प्रवास के अंतर्गत लोग, ठीक है, इस प्रवास के अंतर्गत लोग जो हैं एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर जाते तो हैं, लेकिन याद रखना बेटा, लेकिन क्या हो जाता है, लेकिन ये याद रखना बेटा स्थायी रूप से वहां बसते नहीं है, समझ में आ गया। तो लिखना बेटा ये, या इसे अस्थायी प्रवास, इसे अस्थायी या मौसमी प्रवास कहा जाता है। और इस प्रवास के अंतर्गत लोग जो हैं, है ना, आगे लिखना बेटा, इस प्रवास के अंतर्गत लोग, आगे लिखना, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु एक स्थान से आगे लिखना बेटा दूसरे स्थान की ओर जाते तो हैं, लेकिन ठीक है ना, जाते तो हैं, लेकिन आगे लिख देना बेटा, लेकिन स्थायी रूप से बसते नहीं हैं। यानी आपको मैंने पहले बता दिया ना, लेकिन आगे लिख देना बेटा, लेकिन स्थायी रूप से बसते नहीं हैं, यहां तक ही नजर आ रहा होगा आपको ना। तो देखना बेटा कि अल्पकालिक प्रवास, इसे अस्थायी प्रवास, मौसमी प्रवास कहा जाता है।
इस प्रवास के अंतर्गत लोग जो है अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर जाते तो हैं, लेकिन स्थायी रूप से बसते नहीं हैं। समझ में आ गया? जैसे मैंने आपको इसके अंदर उदाहरण दिया था काई का, कि बिहार से जाने वाले श्रमिक, और विशेषतः कौन से मौसम में? फसल कटाई के मौसम में ये श्रमिक यार बेटा पंजाब और हरियाणा की ओर क्या करते हैं? प्रवास करते हैं। लेकिन जैसे वहां ये जहां ये जिस कार्य के लिए जाते हैं वो कार्य लगभग फिनिश हो जाता है, समाप्त हो जाता है, तो उस कार्य के उपरांत है ना वो मौसम निकल जाने के बाद ये पुनः बराबर कहां की ओर जाते हैं? समझ में आ गया? अपने बिहार कहें तो बेटा अपने मूल स्थान की ओर आ जाते हैं, है ना। तो लिख देना बेटा लेकिन स्थायी रूप से बसते नहीं हैं, लेकिन स्थायी रूप से बसते नहीं हैं, यह वापस अपने मूल स्थान पर आते हैं। आगे लिखना बेटा यह वापस अपने मूल स्थान पर आते हैं जैसे, अब लिख दो उदाहरण है ना बेटा, जैसे लिखना बेटा फसल कटाई के मौसम के दौरान, ठीक है ना। तो हमें उदाहरण लिखना है बिहार का। किसका लिखना है? बिहार का। तो उदाहरण आ चुका है ना बेटा कि फसल कटाई के समय या फसल कटाई के मौसम के दौरान लिख देना बेटा बिहार से किनका? खेतीहर, ठीक है, खेतीहर मजदूरों द्वारा या श्रमिकों द्वारा बात एक किया, ठीक है ना। तो खेतीहर मजदूरों द्वारा पंजाब व हरियाणा, ठीक है ना, कहाँ की ओर? पंजाब व हरियाणा के लिए प्रवास द्वारा पंजाब व हरियाणा के लिए लिखना बेटा प्रवास बराबर लिख देना अस्थायी प्रवास है। कैसा प्रवास है? अस्थायी प्रवास है, ठीक है ना। अस्थायी बराबर क्या है? प्रवास है। तो ये हो जाता है बेटा आपका कौन सा प्रवास? अल्पकालिक प्रवास। इसे अस्थायी मौसमी प्रवास कहा जाता है। इसके अंतर्गत लोग जो है अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर जाते तो हैं, लेकिन पूर्ण रूप से यार रखना बेटा, या कहूं तो बेटा स्थायी रूप से वहां बसते नहीं हैं। समझ में आ गया? जैसे बिहार के अंदर फसल कटाई के मौसम के दौरान रखना बेटा बिहार से यानी कि खेतीहर मजदूर जो हैं, खेतीहर श्रमिक जो हैं, समझ में आ गया, क्या करने के लिए? कार्य करने के लिए, अपनी आजीविका को चलाने के लिए पंजाब और हरियाणा की ओर क्या करते हैं? प्रवास करते हैं। और यही बराबर रखना बेटा कैसा प्रवास है? अस्थायी प्रवास है। अगला लिखो बेटा बी पॉइंट बराबर बनेगा बेटा दीर्घकालिक प्रवास। कौन सा बनेगा भाई? दीर्घकालिक प्रवास। अगला प्रवास लिखना बेटा दीर्घकालिक प्रवास, ठीक है। अगला प्रवास लिख दीजिए बेटा दीर्घकालिक प्रवास। अब दीर्घकालिक प्रवास में लिखना बेटा यह पूर्णतः, मैंने आपको पहले बता दिया है ना। अरे भैया इधर देखो बेटा कि दीर्घकालिक प्रवास बराबर, मैंने आपको कहा था ना कि दीर्घकालिक प्रवास बराबर कैसा भी हो सकता है? अंतर्राष्ट्रीय प्रकार का भी हो सकता है, और दीर्घकालिक प्रवास बराबर रखना बेटा अंतर्राज्यीय प्रकार का भी हो सकता है, ठीक है ना। अब देखो बेटा जैसे एग्जाम्पल बता रहा हूं मैं, है ना, आपका ध्यान यहाँ, है ना। जैसे मान लो बेटा ये भारत है, ठीक है। अब भारत में यहाँ हमारे राजस्थान राज्य से अगर कोई भी व्यक्ति या कोई भी लोग या कोई भी मनुष्य जो है नीचे साउथ में आने के बाद, है ना, साउथ का मतलब दक्षिण भारत में आने के बाद में मान लो केरल आ गया अपनी आजीविका को चलाने के लिए, है ना, अपनी आजीविका को चलाने के लिए, अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए या रोजगार की प्राप्ति के लिए, कैसे भी कह दो, समझ में आ गया। कहाँ गया? केरल। अब ये तो है नहीं कि भैया केरल में याद रखना बेटा, केरल में आने के बाद में अपनी आजीविका चलाने के लिए आ गया, बाकी पूरी फैमिली कहाँ पे है? राजस्थान के अंदर। तो बेटा केरल से ऐसा तो नहीं कि हर 5 दिन के अंदर ये केरल से राजस्थान जाता रहेगा और राजस्थान से वापस कहाँ आता रहेगा? केरल आता रहेगा। समझ में आ गया? तो याद रखना बेटा कि दीर्घकालिक प्रवास को जानने के लिए ये बेटर उदाहरण है हमारे पास। समझ में आ गया? तो राजस्थान से अगर कोई व्यक्ति केरल, समझ में आ गया, ये तो कहलाएगा आपका अंतर्राज्यीय प्रवास। समझ में आ गया? अंतर्राज्यीय प्रवास आ गया ना। तो दीर्घकालिक प्रवास जो है अंतर्राज्यीय टाइप से भी हो सकता है और अंतर्राष्ट्रीय टाइप से भी हो सकता है। समझ में आ गया? अब कोई व्यक्ति को जरूरी नहीं है कि भारत के अंदर एक राज्य से दूसरे राज्य के मध्य में ही, है ना, दीर्घकालिक प्रवास देखा जाए। समझ में आ गया? हमारे देश से अगर कोई व्यक्ति, मैं कहूँ तो बेटा, अगर मैं कहूँ कि बेटा कहाँ की ओर चला गया? ब्रिटेन की ओर चला गया। कहाँ की ओर चला गया? ब्रिटेन की ओर चला गया। तो देखिए बेटा ये भी याद रखना बेटा, यहाँ से जाने वाला, कहाँ से?
मूल स्थान या कहूँ तो बेटा भारत देश से जाने वाला व्यक्ति या बेटा अब इसके लिए गंतव्य स्थान बराबर कौन सा बन गया है, बोलो ब्रिटेन। कौन सा बन गया है, ब्रिटेन। ये भी यहाँ से भारत से ब्रिटेन की ओर गया है तो अपने रोजगार को प्राप्त करने के लिए गया है, अधिक आय प्राप्त करने के लिए गया है, उच्च स्तरीय जीवन व्यतीत करने के लिए गया है, अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए गया है। समझ में आ गया। तो ये जो भारत से अब कहाँ गया है, ब्रिटेन की ओर, तो ये क्या क्या माना जाएगा, समझ में आ गया। तो दीर्घकालिक प्रवास जो है यार बेटा अंतर्राज्यीय के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय प्रकार का भी हो सकता है या अंतर्राष्ट्रीय रूप में भी देखा जाता है। समझ में आ गया। तो ये दीर्घकालिक प्रवास होता है, समझ में आ गया, जहां कोई भी व्यक्ति जो होता है, समझ में आ गया, अपने मूल स्थान को छोड़कर या बेटा कौन से स्थान पर जाने के बाद, अपने गंतव्य स्थान पर जाने के बाद, समझ में आ गया, क्या हो जाता है, वहीं जो है अपना आवास बनाकर जो है स्थायी तौर पर या स्थायी ढंग से अपना आवास बनाकर जो है क्या करने लग जाता है, रहना प्रारंभ कर देता है। समझ में आ गया। तो लिखना बेटा दीर्घकालिक प्रवास के बारे में सबसे पहले हमें यही बात लिखनी है कि यह स्थायी प्रवास होता है, यह स्थायी प्रवास होता है, यह कैसा प्रवास होता है बेटा, यह स्थायी प्रवास होता है। आगे लिखना बेटा इसी के अंदर कि यह मुख्यतः अंतर्राज्यीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रकार का होता है। आगे लिखना बेटा यह अंतर्राज्यीय, यह अंतर्राज्यीय एवं, यह अंतर्राज्यीय एवं अंतर्राष्ट्रीय, यह अंतर्राज्यीय एवं, यह अंतर्राज्यीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रकार का होता है, यह अंतर्राज्यीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रकार का होता है। लिख लिया यहाँ तक। इसके बाद आगे लिखना बेटा, इसमें व्यक्ति अपने गंतव्य स्थान पर जाकर, इसमें व्यक्ति अपने गंतव्य स्थान पर जाकर हमेशा के लिए रहने लगते हैं। आगे लिख दो बेटा एक लाइन और ना, इसमें व्यक्ति अपने, आगे लिख देना बेटा, अपने गंतव्य स्थान पर जाकर, इसमें व्यक्ति अपने, आगे लिखो बेटा, अपने गंतव्य स्थान पर जाकर, इसमें व्यक्ति अपने गंतव्य स्थान पर जाकर, आगे लिख देना बेटा हमेशा के लिए, हमेशा के लिए रहने लग जाते हैं, हमेशा के लिए रहने लग जाते हैं। तो भैया ये तो है अस्थायी प्रवास, लेकिन ये पूर्णतः स्थायी प्रवास होता है, ठीक है ना। तो दीर्घकालिक प्रवास स्थायी प्रवास होता है, अंतर्राज्यीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रकार का भी हो सकता है, बता दिया मैंने आपको पहले ही। इसके अलावा आगे देखना बेटा, इसमें व्यक्ति अपने गंतव्य स्थान पर जाकर, गंतव्य स्थान का मतलब भारत से अगर ब्रिटेन जा रहा है तो ब्रिटेन उसके लिए गंतव्य स्थान है, समझ में आ गया। राजस्थान से अगर केरल आ रहा है तो केरल उसके लिए क्या कहलाएगा, राजस्थान से आने वाले व्यक्ति के लिए गंतव्य स्थान, ठीक है। जबकि राजस्थान को छोड़ेगा तो वहां पे मैंने आपको पहले बता रखा है क्या कहलाएगा, उद्गम बिंदु, है ना, उद्गम स्थान। कौन सा कहलाएगा, उद्गम स्थान, ठीक है ना। आगे देखना बेटा, इसमें व्यक्ति अपने गंतव्य स्थान पर जाकर हमेशा के लिए रहने लग जाता है। ये हो जाता है बेटा आपका समय के आधार पर दूसरा प्रकार बराबर कौन सा हो गया, दीर्घकालिक प्रवास। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ऊपर से मैं आपको यहाँ मिटाने जा रहा हूँ। और तीसरा प्रकार और है, वो भी मैं आपको यहाँ क्लियर करूँगा, और वो प्रकार है बेटा दैनिक प्रवास। बटाल रहा हूँ मैं, ठीक है ना। देखिए भाई, ये नीचे वाला तो उतार लीजिए आप, है ना। दैनिक प्रवास, अब दैनिक प्रवास तीसरा पॉइंट बना दीजिए भले आप, है ना। और दैनिक प्रवास के सामने लिखना बेटा यह पूर्णतः अस्थायी प्रवास, यह पूर्णतः, आगे लिख देना बेटा, अस्थायी होता है। किसके बारे में, सी पॉइंट डालना, दैनिक प्रवास। कौन सा डालना बेटा, दैनिक प्रवास, ठीक है। और दैनिक प्रवास के बारे में लिखना बेटा यह पूर्णतः अस्थायी होता है, यह पूर्णतः कैसा होता है बेटा, अस्थायी होता है। उतारना आगे कि यह दैनिक प्रवास के बारे में अपन जानना स्टार्ट कर रहे हैं अब, ठीक है ना। तो दैनिक प्रवास जो है यह पूर्णतः कैसा होता है बेटा, अस्थायी प्रवास होता है। आगे लिखना बेटा यह प्रवास मुख्यतः ग्रामीण क्षेत्रों से, यह प्रवास, आगे लिखो बेटा यह प्रवास मैंने आपको पहले बता दिया, ग्रामीण क्षेत्रों से, है ना, नगरों की ओर या बड़े कस्बों की ओर, ठीक है। तो यह प्रवास मुख्यतः ग्रामीण क्षेत्रों से लिखना बेटा
नगरों या शहरों, नगरों या शहरों। ठीक है, तो दैनिक प्रवास में आगे लिख देना बेटा, यह प्रवास मुख्यतः ग्रामीण क्षेत्रों से नगरों या कहूं तो बेटा शहरों आदि में, ग्रामीण क्षेत्रों से नगरों या शहरों आदि में, ठीक है, मजदूरी करने, लिखो बेटा मजदूरी करने, बताए थे मैंने आपको, आदि ग्रामीण क्षेत्रों से नगरीय या शहरी क्षेत्रों आदि में मजदूरी करने, आगे लिखो बेटा मजदूरी करने जाते हैं ना, बिल्कुल जाते हैं, आप सभी देखते हैं ना, मजदूरी करने, दूध एवं साग सब्जी, ये बड़े बड़े नगरों में साग सब्जी कहाँ से पहुँच रही है और कहाँ से पहुँच रही है, ग्रामीण क्षेत्रों से ही पहुँच रही है ना। बड़े बड़े नगरों के चारों ओर जो यार बेटा है ना, जो कहीं तो बेटा उपनगरीय क्षेत्र पाए जाते हैं है ना, जो उनका पृष्ठ प्रदेश पाया जाता है, जहाँ कृषि कार्य करने के लिए एक विस्तृत भूमि पाई जाती है, वहाँ से ये सारी चीज़ें जो कहाँ पहुँचती हैं, समझ में आ गया, कहाँ पहुँचती हैं, बड़े बड़े नगरों में, महानगरों में पहुँचती हैं। ठीक है ना, तो आगे देखना बेटा, आदि में मजदूरी करने एवं आगे लिखना बेटा दूध साग सब्जी बेचने एवं दूध साग सब्जी बेचने एवं आगे लिखना बेटा एवं अध्ययन अध्यापन, सारी क्रियाएं मैंने आपको पहले ही बता दी हैं। मजदूरी करने वालों में, दूध बेचने वालों में, साग सब्जियां बेचने वालों में, और अध्ययन व अध्यापन, ठीक है ना, अध्ययन व अध्यापन तथा अन्य कार्यों के लिए, तथा आगे लिखना बेटा अध्ययन व अध्यापन तथा अन्य कार्यों के लिए, अन्य कार्यों के लिए एक्टिविटी जरूर याद रखना है कि इसके अंदर कौन कौन सी एक्टिविटियों के लोग जो हैं, समझ में आ गया, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जिनके लिए लोग जो हैं दैनिक प्रवास करते हैं। ठीक है ना बेटा, तो आगे देखना कि मजदूरी करने, दूध साग सब्जी बेचने, अध्ययन अध्यापन तथा अन्य कार्यों के लिए, ठीक है, अन्य कार्यों के लिए किया जाता है, अन्य आगे लिखना बेटा अन्य कार्यों के लिए किया जाता है, अन्य कार्यों के लिए किया जाता है जिसकी अवधि, लिखना आगे बेटा जिसकी अवधि मात्र, ठीक है ना, और जिसकी अवधि मात्र दिन भर की होती है, जिसकी अवधि आगे लिखना बेटा जिसकी अवधि, अवधि का मतलब समय, ठीक है ना, और जिसकी अवधि मात्र दिन भर की ही होती है, जिसकी अवधि मात्र दिन भर की ही होती है, बराबर बन जाता है दैनिक प्रवास कहलाता है। कौन सा प्रवास कहलाता है, दैनिक प्रवास कहलाता है। उतारो बेटा यहां तक, उतार लीजिए, ठीक है। अगला देखना बेटा, ये प्रश्न तो हो गया बेटा आपका कंप्लीट, है ना, ये प्रश्न हो गया बेटा आपका कंप्लीट कि समय के आधार पर प्रवास कितने प्रकार का होता है। तो समय के आधार पर याद रखना बेटा प्रवास जो है 3 प्रकार का होता है, या समय के आधार पर प्रवास को कितने भागों में बांटा जाता है बेटा, 3 भागों में बांटा जाता है। ठीक है बेटा, अल्पकालिक प्रवास, दीर्घकालिक प्रवास और कहीं लास्ट में तो दैनिक प्रवास, ठीक है ना। और तीनों की क्या क्या परिभाषाएं निकलती हैं आपको आसानी से निकाल देनी है, कोई दिक्कत बेटा, ठीक है ना। उसके बाद में अगला हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटा सा है, आप्रवास से आपका क्या अभिप्राय है, ठीक है ना। आप्रवास, उत्प्रवास और आप्रवास दोनों आपने पढ़ रखे हैं ना, फिर भी लिख लेना बेटा आप्रवास से आप क्या समझते हैं, है ना बेटा। कैसे, आप्रवास से आप क्या समझते हैं, आप्रवास से आप क्या समझते हैं, आप्रवास से आप क्या समझते हैं, आंसर लिख देना, छोटा सा है। अन्य क्षेत्र या देश से, आंसर लिख देना बेटा अन्य क्षेत्र या कहां से बेटा, देश से, ठीक है, अन्य क्षेत्र या देश से, ठीक है बेटा। आगे निकालना, किसी ऐसे देश में आकर रहना, अन्य क्षेत्र या अन्य देश से किसी ऐसे क्षेत्र में आकर रहना, या कहूं तो बेटा वसना, ठीक है,
जिसका वह मूल निवासी नहीं है। समझ में आ गया? जिसका वह मूल निवासी नहीं है। ध्यान से सुनिएगा एक एक वर्ड, है ना। क्या कहा बेटा मैंने आपको कि आप्रवास का मतलब ये होता है कि अन्य क्षेत्र या किसी अन्य देश से किसी ऐसे क्षेत्र में आकर रहना या क्या करना बेटा, बसना। ठीक है ना। तो किसी ऐसे देश में आकर रहना या बसना जिसका वह, लास्ट में लिख देना बेटा, जिसका वह, मैंने आपको बता ही दिया कि जिसका वह बराबर क्या नहीं है, मूल निवासी नहीं है। जिसका, आगे लिख देना बेटा, जिसका वह मूल निवासी नहीं है, जिसका वह मूल निवासी नहीं है, लिख देना बेटा क्या कहलाता है, आप्रवास कहलाता है। क्या कहलाता है? आप्रवास कहलाता है ना। और उत्प्रवास का मतलब क्या होता है कि जब कोई व्यक्ति अपना मूल स्थान छोड़कर जाता है। समझ में आ गया? तो जब कोई व्यक्ति अपना मूल स्थान छोड़कर जाता है तो याद रखना बेटा इस वाली क्रिया को क्या कहा जाता है, समझ में आ गया, उत्प्रवास कहा जाता है। जबकि आप्रवास का मतलब क्या होता है, मैंने आपको बता दिया बेटा कि अन्य देश या अन्य क्षेत्र से, ठीक है, किसी ऐसे क्षेत्र में आकर रहना। जैसे मान लो बेटा ये है अन्य क्षेत्र, ठीक है, और ये हो गया बेटा कोई एक और क्षेत्र, ठीक है। तो इस वाले क्षेत्र को मैं कह रहा हूं अन्य क्षेत्र, है ना। इस वाले क्षेत्र को मैं क्या कह रहा हूं, अन्य क्षेत्र कह रहा हूं, या अन्य बराबर क्या कह रहा हूं, देश कह रहा हूं। ठीक है ना। तो अन्य क्षेत्र या अन्य देश से किसी ऐसे क्षेत्र में आकर रहना, ये बन गया कोई अन्य क्षेत्र। समझ में आ गया? देखना बेटा, तो किसी अन्य क्षेत्र या किसी अन्य देश से किसी ऐसे क्षेत्र में आकर रहना जिसका इस वाले क्षेत्र का, याद रखना बेटा, यह बराबर क्या नहीं है, आपको समझ में आना चाहिए, इस वाले क्षेत्र का बराबर यह मूल निवासी नहीं है। समझ में आ गया? इस वाले क्षेत्र का बराबर यह क्या नहीं है बेटा, मूल निवासी नहीं है। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई, है ना। तो क्या निकाला आपने, किसी अन्य क्षेत्र या देश से, समझ में आ गया, किसी अन्य क्षेत्र या देश से किसी ऐसे, है ना, किसी ऐसे क्षेत्र में आकर रहना या बसना, समझ में आ गया, जिसका बराबर वह मूल निवासी नहीं है। तो यहां याद रखना बेटा, यहां ये क्रिया तो कहलाएगी आप्रवास। क्रिया तो क्या कहलाएगी, आप्रवास। और यहां आकर के याद रखना बेटा, जो व्यक्ति रह रहा है या जिसने बसना प्रारंभ कर दिया है, समझ में आ गया, या कहूं तो बेटा जिसने अपना आवास बना लिया है, समझ में आ गया, तो यहां आने के बाद में ये क्रिया तो जरूर आप्रवास कहलाती है, लेकिन यहां आने के बाद में ये व्यक्ति जरूर क्या कहलाता है, आप्रवासी कहलाता है। ठीक है ना। उतार लीजिए, मैं ब्लैक बोर्ड क्लियर कर रहा हूं यहां से अब, है ना। अगला प्रश्न हमारा यह है कि 2 केंद्र शासित प्रदेश जिनमें आप्रवास सर्वाधिक होता है। ठीक है बेटा, 2 केंद्र शासित प्रदेश, प्रश्न को ध्यान सुन लेना, लिख देता हूं एक प्रश्न और नीचे, ना। 2 केंद्र शासित प्रदेश, 2 केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है ना, 2 केंद्र शासित प्रदेश जिनमें आप्रवास सर्वाधिक होता है। 2 केंद्र शासित प्रदेश जिनमें, लिख देना बेटा, आप्रवास, 2 केंद्र शासित प्रदेश जिनमें आप्रवास, लिख देना बेटा, सर्वाधिक होता है। कैसा होता है भैया, सर्वाधिक होता है। और आंसर भी लिख दीजिए सामने, एक तो आ जाएगा दिल्ली, क्या आ जाएगा बेटा, दिल्ली, और एक और लिख देना बेटा चंडीगढ़। क्या लिख देना भाई, चंडीगढ़। ठीक है। तो 2 केंद्र शासित प्रदेश हमें बताने हैं, याद रखना बेटा, 2 केंद्र शासित प्रदेश हमें बतलाने हैं, उनका नाम हमें बतलाना है जहां आप्रवास जो है सर्वाधिक होता है ना। तो 2 सर्वाधिक आप्रवास केंद्र शासित प्रदेश बराबर निकाल देना बेटा, क्या क्या हो जाएंगे, एक तो हो जाएगा बेटा दिल्ली, और एक हो जाता है बेटा आपका चंडीगढ़। क्या हो जाता है बेटा, चंडीगढ़। लो बात समझ में आई कि नहीं आई, है ना। अब सुनिए बेटा, स्क्रीनशॉट ले लेना। आपसे इतना जरूर कहूंगा बेटा मैं कि ये चैप्टर जो है प्रवास वाला, ठीक है ना, ये चैप्टर हमारा लगभग कहूं तो बेटा इसका एंड हो चुका है। समझ में आ गया, ये चैप्टर बिल्कुल मैं कहूं तो लगभग समाप्त हो चुका है। ठीक है ना, लगभग समाप्त हो चुका है। मैं बार बार आपको रिपीट कर रहा हूं, है ना बेटा। तो जितने भी सारे क्वेश्चन इस लेसन के अंदर आने थे वो सारे क्वेश्चंस बनकर लगभग हमारे बीच में आ चुके हैं। ठीक है ना बेटा। तो कई प्रश्न ऐसे हैं जो है ना किस टाइप से बनते हैं, कैसी भाषा शैली में बनते हैं, उन प्रश्नों को मैं यहाँ आपको बोल कर बताऊंगा। उन प्रश्नों को आप सभी अपनी नोटबुक में नोट करना। ठीक है ना। आंसर भले ही मैं आपको यूं कह दूं कि इस प्रश्न का आंसर मैं आपको नहीं कराऊंगा, लेकिन प्रश्नों को जरूर नोट करना। ठीक है ना। और चैप्टर कहाँ की ओर है, एंड की ओर है। समझ में आ गया। और प्रश्न मैं आपको जो कहूँ, चाहे भले मैंने आपको लगभग करा दिया हो, तो वहाँ पता है कि कैसी भाषा शैली में है, और आपको लगे कि अब जो मैं आपको दोबारा से प्रश्न बोल रहा हूँ उसकी भाषा शैली अगर चेंज है
थोड़ा सा भी चेंज है तो प्रश्न उतार लेना, है ना। और आंसर को प्रश्न लिखाने के बाद में उसका आंसर क्या बनेगा, हिंट के तौर पर मैं खुद आपको बोलते हुए चलूंगा, है ना, हल्का हल्का सा उनको समझाते हुए चलूंगा। बोलो आपने पढ़ा कि नहीं पढ़ा, आपको याद दिलाते हुए, समझ में आ गया, आपको याद दिलाते हुए, उन प्रश्नों के आंसरों को आपको याद दिलाते हुए मैं आगे बढ़ूंगा। ठीक है बेटा, तो प्लीज बेटा सपोर्ट मी, ठीक है ना, मुझे अपना सपोर्ट प्रदान करें। समझ में आ गया कि यहाँ मैं आपको प्रश्न बताऊंगा, उनके आंसर आपको अपनी मेमोरी से समझने हैं कि यहाँ कि हमने पढ़ रखा है, बस आपको इतना क्लियर करना है। ठीक है बेटा, चलते हैं आगे, देखना बेटा। तो क्या क्वेश्चन अपना ना, ये प्रश्न जरूर उतार लेना बेटा कि 2 केंद्र शासित प्रदेश जिनमें आप्रवास सर्वाधिक होता है बराबर दिल्ली और चंडीगढ़। ठीक है ना। अब देखिए बेटा, मैं आपको बताते हुए चलता हूँ, है ना, प्रश्न नोट करना आप तो अपनी नोटबुक में, है ना बेटा। देखिए प्रश्न है बेटा हमारा, प्रवास के विभिन्न परिणामों का उल्लेख करें। प्रश्न बना लेना आप, मैं बेटा बार बार कह रहा हूं आपसे, है ना। चैप्टर का तो भले ही हमने एंड कर दिया है, लेकिन यहां कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो हमें केवल प्रश्न ही प्रश्न लिखने हैं, उनके आंसर नहीं लिखने हैं बेटा, है ना। तो क्या कहा मैंने आपको, प्रवास के प्रश्न लिख लो भले ही, है ना। प्रवास के विभिन्न कारणों का उल्लेख कीजिए, बन गया प्रश्न, है ना। प्रवास के विभिन्न, ठीक है, और प्रवास के विभिन्न परिणामों का उल्लेख कीजिए। परिणामों का, किनका बेटा, परिणामों का। ठीक है, तो प्रवास के विभिन्न परिणामों का उल्लेख कीजिए। प्रश्न बना दिया है मैंने आपके बीच में, अपनी नोटबुक में प्रश्न को ऐड कर लेना बेटा, है ना। तो प्रवास के विभिन्न परिणामों का क्वेश्चन बनाइए। प्रवास के, केवल प्रश्न प्रश्न लिखाऊंगा, बाकी चैप्टर एंड है, ठीक है ना। प्रवास के विभिन्न परिणामों का उल्लेख कीजिए। प्रवास के विभिन्न परिणामों का उल्लेख कीजिए, करा दिया प्रश्न आपको, है ना। या ये प्रश्न ऐसे भी बन सकता है कि प्रवास के विभिन्न परिणामों का उल्लेख कीजिए। ये प्रश्न ऐसे भी बन सकता है जो कि आपने ऑलरेडी कर रखा है ना, कि प्रवास के, बनाना चाहो तो बना देना, प्रवास के विभिन्न परिणामों का उल्लेख कीजिए। और इसके अलावा यही प्रश्न अथवा में ऐसे भी बन सकता है कि प्रवास के, ध्यान दीजिएगा बेटा, आर्थिक, जननांकीय, सामाजिक एवं पर्यावरणीय परिणाम बतलाइए। यहां तो मैंने या लगा के लिखा हुआ है, और प्रवास के, आपने ये बोलो प्रश्न पढ़ा कि नहीं पढ़ा, प्रवास के आर्थिक, ठीक है ना। तो केवल हमें प्रश्न बना के लिखना है बस, खाली, है ना। तो प्रवास के आर्थिक, कौमा आगे लिखना बेटा, जननांकीय एवं सामाजिक, एवं कौन से बेटा, एवं सामाजिक व पर्यावरणीय, ठीक है, पर्यावरणीय परिणाम बतलाइए। बोलो आपने पढ़े कि नहीं पढ़े, मैंने पढ़ा दिया और समझा दिया, और आपको आपकी फेयर कॉपी के अंदर इस प्रश्न का पूरा आंसर, बड़ा प्रश्न चला था ये हमारे पास में, और पूरा प्रश्न का आंसर मैंने आपको पहले ही कवर करा रखा है ना। तो प्रवास के आर्थिक, जननांकीय, सामाजिक एवं पर्यावरणीय परिणाम बताइए। आंसर मैं इसका आपको नहीं कराऊंगा, ठीक है ना, लेकिन मेरे कहने से प्रश्न को जरूर उतार लेना, ठीक है। चलते हैं बेटा अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक है। प्रवास के विभिन्न परिणामों का उल्लेख कीजिए। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, ध्यान से सुनिएगा बेटा, देखना। प्रश्न सीधा सीधा है कि प्रवास किन किन कारणों से होता है, ठीक है। प्रवास किन किन कारणों से होता है, ठीक है, विस्तार से वर्णन कीजिए। प्रश्न को बनाइए एक बार, है ना, प्रश्न को बनाकर, और प्रश्न को जब मैं बना देता हूं, पूरा लिख देता हूं, तो एक बार अपने दिमाग से प्रश्न को टक्कर दीजिए कि प्रश्न क्या कहना चाहता है। वाकई हमने पूरे लेसन के अंदर सर के माध्यम से मैं आपको पढ़ा रहा हूं, है ना, तो पढ़ाने के माध्यम से और पढ़ने के माध्यम से समझ में आ गया हमने इस प्रश्न का आंसर क्लासरूम के अंदर कैच किया है या नहीं कैच किया है, ठीक है। तो लिखना बेटा, प्रवास, प्रश्न को पढ़ना ढंग से एक बार, प्रवास किन किन कारणों से होता है, प्रवास किन किन कारणों से होता है, प्रवास किन किन कारणों से होता है, ठीक है, प्रवास किन किन कारणों से होता है, विस्तार से वर्णन कीजिए, विस्तार से वर्णन कीजिए। आगे लिखो बेटा, विस्तार से वर्णन कीजिए। अब देखिए आंसर के तौर पर मैं आपको बता दूं, है ना,
कि प्रश्न बराबर क्या कहना चाह रहा है कि प्रवास किन किन कारकों से होता है ना। तो प्रवास की परिभाषा को बतलाते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार या बोक के अनुसार, ठीक है। उसके बाद में आप आ जाना किन किन कारकों, बताओ किन किन कारकों का मतलब 2 प्रकार के कारक मैंने आपको बताए थे बेटा, है ना, कि प्रवास को प्रभावित करने वाले 2 कारक कौन कौन से हैं। एक तो है बेटा अपकर्ष कारक, ठीक है, एक तो है अपकर्ष कारक और एक बराबर है बेटा कौन सा कारक, प्रतिकर्ष कारक। इन दोनों कारकों का बराबर हमें क्या करना है, वर्णन करना है, ठीक है ना। आंसर समझ में आया कि नहीं आया, ये मैंने आपको पहले करा रखे हैं, इसलिए आंसर मैं आपको इस वाले प्रश्न का भी नहीं कराऊंगा, ठीक है ना। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है ना। अगला प्रश्न बनाना बेटा, भारत में पुरुषों एवं स्त्रियों के प्रवास के कारणों का, अगला क्वेश्चन बनाना बेटा, भारत में पुरुषों एवं स्त्रियों के प्रवास के कारणों का, भारत में पुरुषों एवं स्त्रियों के प्रवास के कारणों का संक्षेप में वर्णन कीजिए, संक्षेप में वर्णन कीजिए। प्रश्न आपको मैंने ये भी करा दिया है, ठीक है, ढंग से पढ़ लो। मेरा बार बार आपसे रिक्वेस्ट यही है कि प्रश्न को ढंग से पढ़ लेना, फिर उसके बाद में कहना कि सर इस प्रश्न का आंसर आप तो यूं कह रहे हैं कि मैंने करा दिया जबकि हमको कराया ही नहीं है। प्रश्न को ढंग से पढ़ लीजिए एक बार, है ना। क्या है प्रश्न कि भारत में पुरुषों एवं स्त्रियों में प्रवास, है ना, पुरुषों में प्रवास तो किन कारणों से देखा जाता है और स्त्रियों में प्रवास किन कारणों से देखा जाता है, उन कारकों की हमें संक्षेप में क्या करनी है, व्याख्या करनी है। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है, आ गया ना। तो पुरुषों में रोजगार के लिए और स्त्रियों में विशेषतः हमें कारक निकालने हैं, कारण निकालना हमें, समझ में आ गया। तो स्त्रियों में विशेष तैयार रखना बेटा, है ना। अधिकांशतः जो प्रवास देखा जाता है विवाह के उपरांत, जो कि मैंने आपको पहले ही ऑलरेडी बता दिया है, ठीक है। तो प्रश्न जरूर कवर करते रहना, है ना, कि प्रश्न कैसे भाषा शैली में चेंज होकर के आपके बीच में आ सकता है ना बेटा। अगला देखिए, ये क्वेश्चन आपने उतार लिया हो तो इसके बाद में अगला नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको बताने जा रहा हूं बेटा कि प्रवास, लिखना बेटा, प्रवास से आपका क्या अभिप्राय है। देखो बेटा अगला क्वेश्चन, प्रवास, फिर बन गया एक और प्रश्न, है ना। प्रवास से आपका क्या अभिप्राय है, प्रवास से आपका क्या अभिप्राय है, प्रवास से आपका क्या अभिप्राय है। आगे लिखना, इसी प्रश्न में एक बात और जोड़ दी गई है कि आंतरिक प्रवास की प्रमुख धाराओं का, किनका बेटा, आंतरिक प्रवास की प्रमुख धाराओं का संक्षेप में वर्णन कीजिए, संक्षेप में वर्णन कीजिए, संक्षेप में वर्णन कीजिए, है ना। तो प्रवास की परिभाषा हम निकाल देंगे, करा रखा है, और आंतरिक प्रवास की प्रमुख धाराएं, जो भी मैंने आपको करा रखा है कि आंतरिक प्रवास की कितनी धाराएं निकल कर आती हैं बेटा, 4 धाराएं, ग्रामों से ग्राम करा रखा है, बार बार आंसर रिपीट करने से कोई सेंस नहीं निकलेगा, समझ में आ गया। आप तो बस केवल प्रश्न देखना कि हमें कराया है कि नहीं कराया है, ठीक है ना। तो आंतरिक प्रवास की 4 धाराएं हैं, ठीक है ना, ग्रामों से ग्रामों की ओर, ग्रामों से नगरों की ओर, नगरों से नगरों की ओर, नगरों से ग्रामों की ओर, ठीक है। चले आगे, ये भी प्रश्न आपको मैंने करा रखा है, ठीक है ना बेटा। आगे देखिए बेटा अगला प्रश्न, इस चैप्टर के बाद में मैं आपको अगला तीसरा चैप्टर कराने वाला हूं बेटा, मानव विकास। एक्टिव रहें आप, ठीक है ना। अगला लेसन जो आपके बीच में आएगा, कौन सा आएगा, तीसरा लेसन है सेकंड ज्योग्राफी के अंदर से ही, इसका नाम है मानव विकास, ठीक है ना। क्या है बेटा, मानव विकास। अगला देखिए बेटा, भारत में प्रवास के आर्थिक परिणाम बतलाइए, भारत में प्रवास के आर्थिक परिणाम बतलाइए। अगला क्वेश्चन है बेटा आपका ना, भारत में प्रवास और प्रवास के बराबर जो आपका बड़ा क्वेश्चन बन रहा था, उसमें से केवल कौन से परिणामों को, केवल कौन से परिणामों को उठा करके प्रश्न बना दिया गया है, समझ में आ गया। तो भारत में प्रवास के आर्थिक परिणामों को, ठीक है, और आर्थिक परिणामों को आगे लिख देना बेटा, बतलाइए। कोई दिक्कत आ रही है, आर्थिक परिणामों को बतलाइए, आर्थिक परिणामों को बताइए। ये बन गया क्वेश्चन आपका ना, ठीक है बेटा। आज के लिए वीडियो को यहीं ऑफ करते हैं बेटा ना, और ऐसे ही थोड़े बहुत प्रश्न और हैं जिनको मैं आपको बना करके आपके बीच में रखूंगा, ठीक है। शायद
कल जो हमारा आने वाला वीडियो रहेगा वहाँ थोड़े बहुत और प्रश्न हैं, ऐसे केवल हमें प्रश्न बनाने हैं, आंसर तो हमने कर रखे हैं, केवल प्रश्न बना करके आपके बीच में मुझे उनको प्रस्तुत करना है, ठीक है। आंसर उनके मुझे नहीं कराने हैं क्योंकि उनको हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है, ठीक है ना बेटा। और कल के वीडियो में ही हम अगला चैप्टर मानव विकास स्टार्ट करेंगे, है ना बेटा। मानव विकास, और मानव विकास एक प्रक्रिया है, अवधारणा है, ठीक है ना, जिसमें मानव की प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होने के साथ साथ, ठीक है ना, मानव की प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होने के साथ साथ अशिक्षा, असमानता, ठीक है, निर्धनता, गरीबी और बीमारी में क्या आनी चाहिए, कमी आनी चाहिए। साथ में साथ आर्थिक स्तर में, मानव के आर्थिक स्तर में सुधार आना चाहिए। इसके अलावा मानव का जीवन स्तर भी निम्नतर से, कहाँ से, निम्नतर से उच्चतर की ओर जाना चाहिए। ये परिभाषा बनती है मानव विकास की, ठीक है ना। और मानव विकास की जो अवधारणा है, इसके जनक कौन है, डॉक्टर महबूब उल हक। कई बार बोर्ड के एग्जाम में 1 नंबर के लिए प्रश्न आया हुआ है कि मानव विकास की अवधारणा के जनक कौन है, तो कौन है बेटा, डॉक्टर महबूब उल हक, जो कि पाक अर्थशास्त्री हैं। कौन है बेटा, पाक अर्थशास्त्री हैं, समझ में आ गया। और मानव विकास रिपोर्ट का सबसे पहले प्रकाशन 1990 में किसके द्वारा, यूएनडीपी के द्वारा। यूएनडीपी का मतलब संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, यूएनडीपी का मतलब यूनाइटेड एन नेशन, ठीक है, डी डेवलपमेंट पी प्रोग्राम, समझ में आ गया। आपको इंग्लिश में तो भले ही नहीं निकालना है, हिंदी में जरूर याद रखना। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने रखना बेटा 1990 में क्या जारी की, मानव विकास रिपोर्ट जारी की। और थोड़ा सा विस्तार से मैं आपको आगे समझाऊंगा, ठीक है बेटा। आते हैं नेक्स्ट अगला वीडियो लेकर के, यही ऊर्जा और यही उमंग के साथ, ठीक है बेटा। और नेक्स्ट एक फ्रेश और आगे टॉपिक के साथ, ठीक है बेटा। तब तक के लिए धन्यवाद।